आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। शुरू करते हैं। जो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था, तो उसमें हमने जस्ट जो किसी भी चैप्टर के लिए इंट्रोडक्टरी सेशन होता है उस तरह का था, जिसमें हमने मेनली विद्युत विभव और विद्युत विभव का भौतिक महत्व और पृथ्वी का विद्युत विभव 0 क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। अब है विद्युत विभव की गणना किस तरह से की जाए। जिस प्रकार से हमने कूलॉम का नियम देखा था, किस प्रकार से उसे इस्टेब्लिश किया था, तो उसी तरह से अब विद्युत विभव की गणना कैसे की जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश का विद्युत विभव। तो हमारे पास एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जो आर दूरी पे है। इस पे हमें बताना है कि विद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, तो परीक्षण धनावेश हमारे पास है अनंत, आप दूरी मान लो यहाँ दूर, बहुत दूर इससे, उससे हम क्या करते हैं उस परीक्षण धनावेश जिसे हम नॉर्मली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्यू नॉट, उसे हम बहुत दूर अनंत से इस पी बिंदु तक ला रहे हैं। तो जब इसे इस बिंदु तक लाते हैं तो पहले हम ये मानते हैं कि जो परीक्षण धनावेश है एकदम पी बिंदु पे नहीं है। हम मानते हैं कि वो इससे एक बार देख लो फिर से, जो आपका प्लस क्यू आवेश है उसके कारण हम पी बिंदु पर विभव की गणना करना चाहते हैं जो इससे आर दूरी पर है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक परीक्षण धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना चाहते हैं। तो ऐसा करते समय वो परीक्षण धनावेश माना किसी क्षण इस प्लस क्यू से एक्स दूरी पर यहाँ पे है, इस बिंदु पे। ठीक है, तो जब वो इस बिंदु पे है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्यू नॉट आप मान लो और ये प्लस क्यू हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, दो आवेश हैं, इनके बीच बल लगेगा और उस बल को हम ज्ञात करेंगे कूलॉम के नियम से। तो वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी है x, इतना आ जाएगा। अब ये बल क्या है, प्रतिकर्षण का है, क्योंकि दोनों क्या है, ये धन है और ये भी धनावेश है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्यू नॉट को दूर ले जाने की। प्लस क्यू से प्रतिकर्षित करेगा तो दूर की तरफ ले जाना पड़ेगा, और अगर हम इसे इस तरफ लाना चाहते हैं तो इस हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो उस पर बाह्य बल होगा परीक्षण धनावेश पर F बाह्य, तो वो क्या होगा, इसकी विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, ये प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, कहाँ को लग रहा है, इस साइड को, और जो बाह्य बल हम लगाएंगे वो लगाएंगे इस साइड को, मतलब O की तरफ को हम बाह्य बल लगाएंगे, और जो बल लग रहा है वो P की तरफ, P से A की तरफ को लग रहा है, जो आपका दो बिंदु हैं P से A की तरफ को लग रहा है, क्योंकि प्रतिकर्षण है, तो इसलिए इसकी दिशा इधर को हो जाएगी। तो ये बाह्य बल हम लगा रहे हैं और हम इसी के कारण कैलकुलेट करेंगे विद्युत विभव। तो जैसे कि हमने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है W, और जो आवेश हमारे पास होता है उसके मान के अनुपात को हम विभव कहते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कार्य निकालेंगे कि कार्य कितना किया जाता है। तो कार्य बराबर आपको पता है बल गुणा के विस्थापन होता है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं कि माना हम उसे dx दूरी तक विस्थापित करते हैं, इस x जो दूरी हमारे पास थी उससे हम इस बिंदु को dx दूरी तक विस्थापित करते हैं, और इतना विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाता है। तो ये आप सब ने 11वीं कक्षा में बहुत बार पढ़ा है, आप जानते हैं कि कार्य dw से उसे दिखाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म कार्य होगा बहुत छोटी सी दूरी के लिए। तो बल गुणा गया बल की दिशा में विस्थापन, तो बल आपका ये वाला हो गया बाह्य बल जो आप लगा रहे हैं, और गुणा गया विस्थापन dx पीछे से आ गया। तो इस तरह से ये आ गया हमारा कार्य। तो ये क्या है, आपका सूक्ष्म कार्य जो केवल इतने से एरिया में है। अब हमने क्या करना है, इसे इस बिंदु तक लाना है, P बिंदु तक लाना है, और P बिंदु तक लाना है तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे कि कार्य कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्या देता है हमें, पूरा कार्य। तो इसके लिए हम समाकलन कर देंगे, तो उसके लिए हम मानेंगे कि हम उसे अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप विभव में देख चुके हैं हम उसे किस तरह से करते हैं। तो विभव के लिए वही कंडीशन है कि किसी आवेश को आप अनंत जो आपका है बहुत रिमोट पॉइंट, उससे
पी बिंदु तक लाना है, और पी बिंदु की दूरी कितनी है, आर। तो आपके पास दो लिमिट आ जाती है, एक आ जाता है अनंत और एक आ जाता है आर। तो इसके बीच आप समाकलन कर देंगे तो आपको जो कार्य है वो मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे किया गया है। कुल कार्य हमने फाइंड किया है, तो कुल कार्य हमने निकाला है W बराबर जो भी समीकरण हमारे पास थी इससे पहले उसका समाकलन, माइनस आगे से है इन्फिनिटी से आर, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनका समाकलन नहीं हो सकता है, क्योंकि समाकलन का नियम यही है। अगर जो बच्चे समाकलन नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं मैं, समाकलन का ये ऑपरेटर होता है, इस तरह से ये समाकलन का ऑपरेटर हो गया है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे एक 1/x² हमारे पास बच रहा है, बाकी चीज़ें अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि समाकलन कहता है कि जो dx है हमारे पास, d के पीछे जो होगा, यहाँ पे dy भी हो सकता है, तो d के पीछे जो भी चीज़ होगी उसी का समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे x है, तो इसलिए जो भी राशि x वाली होगी उसका समाकलन होगा। अगर y होता, dy होता, तो तब y वाली राशियों का समाकलन होता। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसलिए हम जो बाकी चीज़ें उनको बाहर रख देंगे, समाकलन के चिन्ह से बाहर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उन सबको बाहर रखा गया है और अंदर केवल क्या था, 1/x²। और इसको सरल करने के लिए x की पावर -2 कर देते हैं, इसे अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात ऋण हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे किया गया है। तो अब आगे हम इसे समाकलन कर देंगे। समाकलन का सूत्र होता है x की घात n dx बराबर, देखिए इस तरह का आपका समाकलन है। x की पावर कुछ होगी, उसका समाकलन करना हो तो क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देंगे और अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखते हैं, इसका होगा x की पावर -2 है, x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो -1 और नीचे भी क्या आएगा, -1। इस माइनस को बाहर ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से जो x की पावर -1 था उसका आप हर में ले आए तो वो फिर से 1/x बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ है। अब जब आपका इतना बन गया है, अब आपने सीधे लिमिट रखनी है। लिमिट क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है पहले उसे रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। अपर लिमिट को रखेंगे जो यहाँ पे चर है x की जगह पे, तो x की जगह पे एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, जो भी चीज़ वहाँ पे है। तो पहले हमारे पास r है तो x की जगह r, 1/r। फिर लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक माइनस रखना है, जैसे 1/r लिखा आपने, फिर अपनी तरफ से ये माइनस रखना आपने, और उसके बाद जो दूसरी लिमिट है तो वो है अनंत, 1/अनंत। तो 1/अनंत इन्फिनिटी या अनंत आपका 0 हो जाता है। जो 1/इन्फिनिटी है उसका मान होता है 0, ये आप सभी को पता होगा। और इस प्रकार ये 0 हो गया तो बच जाता है केवल 1/r। तो इसे आप सरल करेंगे तो आपके पास जो W मिलेगा वो इतना मिल जाता है। ठीक है, तो W आपका इतना मिल गया, कार्य आपको मिल गया है। जो हमारे पास +q था यहाँ पे और P बिंदु था, और हमने क्या किया था, किसी परीक्षण धनावेश को बहुत अनंत से, इन्फिनिटी से इस बिंदु तक हम लाए थे, r दूरी पे जो P बिंदु है यहाँ तक लाने में ये कार्य है। तो कार्य निकल गया। अब हमने निकाला है विभव, तो विभव हमें पता है v = W/Q0। तो Q0 से हम उसे भाग दे देंगे तो विभव आपका इतना आपको विभव मिल जाएगा। ठीक है, W/Q0। तो देखिए हमने पढ़ा था कूलॉम के नियम, इनमें तुलना करिए आप, अगर आपको याद रखना है तो तुलना भी ज़रूरी है। तो F में क्या था आपका 1/4πε0 Q0/r² या Q1Q2/r²। इसी प्रकार आपका E था, E में क्या था, अंतर केवल तक क्या था, ये Q0 नहीं था, क्योंकि E बराबर F/Q0 हमने किया था, तो r² वहाँ पे था, ये इन्वर्स स्क्वायर वाला था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं Q तो है लेकिन इन्वर्स स्क्वायर नहीं है, केवल r है, r² नहीं है, तो इनमें ये अंतर है। तो आप जैसे कि लिखा है, इस प्रकार बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आवेश से उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के नहीं, केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार ये विभव का सूत्र है। इसी आधार पर हम आगे अन्य डेरिवेशन करेंगे। तो अगला डेरिवेशन शुरू करते हैं। अगला है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, छोटी क्लासेज में आपने जो पढ़ा होगा। जैसे हम स्प्रिंग की बात करते थे
या किसी और चीज़ों की जो भी हमारे पास है। जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग हमारे पास है, इस तरह कोई स्प्रिंग होगी, माना ही पहले नॉर्मल पोजीशन में है। अब अगर हम इसको दबा दें और दबा के छोटी बना दें, इतनी छोटी बना दें इसी स्प्रिंग को, तो क्या होता है कि जैसे हम इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो एकदम से उछल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने इस स्प्रिंग पे कार्य किया, तो कार्य करने के बाद ऐसा बन गया। तो जो कार्य हमने इस पे किया वो कार्य इसकी स्थिति ध्रुव के रूप में संचित हो जाता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो स्प्रिंग हमारे पास थी उसे अगर हम कुछ कार्य कर दें तो वो कार्य उसकी स्थिति ध्रुव के रूप में संचित हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है इसमें, कि जो भी हम किसी भी दो आवेश हमारे पास हैं, तो आवेशों जैसे देखिए आप यहाँ पे कि परिभाषा है कि समान प्रतिशत के जो आवेश हमारे पास हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएं या निकट लाएं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य हम इस पे करते हैं वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चीज़ और है जानकारी के लिए, कि जो दो आवेश आपके आवेशों का निकाय है वो अगर अनंत पे हैं, अनंत दूरी पे एक दूसरे पे बहुत दूर हैं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। जो भी आवेश आपके पास होंगे उनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाएगी जब वो अनंत दूरी पे होंगे। तो इस हिसाब से आप स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे कि बिंदु आवेशों को किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर निकट लाकर उनकी वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझते हैं कि जो दो आवेश हमारे पास हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जो कार्य आप करेंगे इन दोनों को अनंत दूरी से एक दूसरे के पास लाने में, वही कार्य, ठीक है, कौन सा कार्य, जो आपने अनंत दूरी से इन दोनों को एक दूसरे के पास किसी निश्चित दूरी तक लाने में किया, वही इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसे आगे करते हम किस तरह से करेंगे। तो यही मानना है कि माना दो आवेश हैं प्लस Q1 और प्लस Q2, एक ए बिंदु पे है, एक बी बिंदु पर है। अब हम क्या करेंगे कि जो Q1 है आपका ए बिंदु पर, ये वाला आवेश, इसके कारण यहाँ पर विभव कितना होगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना होगा आपका, जो आपने सूत्र में देखा 1/4πε0 Q1/R, ठीक है। और यही विभव आप इसे परिभाषित कर सकते हैं प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से Q1 से R दूरी पर लाने में कृत कार्य, ठीक है। मतलब जो आपके पास दूसरा आवेश होगा, माना यही है Q2 आवेश है, इसको आप अनंत दूरी से इस बिंदु तक R दूरी तक लाने में जो कार्य आपने किया, ठीक है, उसका कार्य का और आवेश के मान का अनुपात, ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सीधे सीधा आपने जो पिछला डेरिवेशन था उसका सूत्र निकाला। तो ये तो है विभव, विद्युत विभव, ठीक है। ए के कारण बी पर विभव, विभव निकल गया। आपको क्या निकालना है, कार्य, कार्य बराबर इसके सूत्र के अनुसार क्या होगा, कार्य आपका तो क्या होगा, V बराबर W/Q0। तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, W के साथ आप क्या करेंगे, जो Q0 हर में था उसकी गुणा आप V के साथ कर देंगे, ठीक है। तो Q0 यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे Q2 है तो आप Q2 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे है Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में कृत कार्य। तो आवेश जो आपका Q2 है और गुणा क्या B पर जो विभव है Q1 के कारण, जो हमने लिखा है सूत्र में, तो ये आपका आ जाएगा W बराबर Q2 इंटू V। और Q2 ऐसे रखेंगे और V का मान जो हमने वहाँ रखा था, V का मान इतना हो जाएगा। और इसे आप सरल करेंगे तो देखो Q2 भी अंश में है, इसलिए Q1 Q2 एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। और जो कार्य हमने किया, कौन सा कार्य हमने किया, हमने कार्य किया आवेशों को, जो दो आवेश थे इस प्रकार Q1 और Q2, तो किसी Q2 को हम अनंत से इस बिंदु तक लाए, B बिंदु तक। तो जो कार्य हमने अनंत से B बिंदु तक लाने में किया, इन दोनों आवेशों के बीच की जो अनंत दूरी थी उसको कम करने में किया, वही कार्य इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और उसी को हम
इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र इतना आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन R। तो ध्यान रखिए आप यहाँ पे जो विद्युत विभव है वो 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि हमने देखा था जो बल है वो 1 अपॉन R स्क्वायर है, या फिर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी 1 अपॉन R स्क्वायर वाली तरह की प्रकृति के हैं, इन्वर्स स्क्वायर कहते हैं इसे। तो इनमें ये अंतर है, जब भी आप करेंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेगा तो ये आप क्लू अपने पास रखना कि जो ये हैं ये इन्वर्स स्क्वायर वाले नहीं हैं, इनमें केवल 1 अपॉन R वाला कॉन्सेप्ट आता है आपका। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी आपके पास जो विद्युत स्थिति जुड़ा एक अदिश राशि है, इसी प्रकार आप जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि अगर सिस्टम उस पर कार्य करेगा तो ऊर्जा धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, इस तरह का कंसेप्ट आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले लेसन में इससे आगे की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी।